नमस्कार। आज का जो टॉपिक है जॉन टेलर थ्योरम और जॉन टेलर इफेक्ट या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, तीनों के नाम से जाना जाता है। तो ये जो थ्योरी है ये मोस्टली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसके डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री के बारे में बताता है। तो 1938 में जॉन टेलर ने इसको इस्टेब्लिश किया था। नाउ टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन या जॉन टेलर इफेक्ट या जॉन टेलर थ्योरम, तीनों चारों नाम से इसको जाना जाता है। तो थोड़ा सा हम आपको पूर्व नॉलेज के बारे में ले चलेंगे, क्रिस्टोफिल थ्योरी के बारे में। क्रिस्टोफिल थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिस्टोफिल थ्योरी में जो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है, जिसमें T2G और EG दो ऑर्बिटल्स के रूप में डिवाइड होते हैं। तो जो T2G EG की अगर हम बात करेंगे तो T2G ET में अगर इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो अगर इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी या रेगुलर ज्योमेट्री होगी। ठीक है। अगर वह एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वह डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री कहलाएगी या ये विकृत ज्योमेट्री कहलाएगी। ओके। तो the distortion in geometry of non-linear system due to John Taylor effect is called John Taylor distortion या John Taylor theorem। यानी जो नॉन लीनियर ज्योमेट्री में अगर हम डिस्टॉर्शन की बात करेंगे वो जॉन टेलर थ्योरम के अंतर्गत आएगा। ओके। जैसा कि हमें पता है कि रिपल्सन बाय 6 लिगेंड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्प्लिट द d ऑर्बिटल ऑन द सेंटर मेटल into T2G and EG level. Okay, and it followed that there is a corresponding repulsion between the d electrons and the ligands, and the d orbitals are symmetrical arrangement and they repel all 6 ligands equally. Thus the structure will be completely regular octahedral and the geometrically arrangement in d electrons is shown below। मतलब जैसा कि आप क्रिस्टोफेल थ्योरी में पढ़ चुके हैं, अगर जो डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड के बीच जो रिपल्सन होता है अगर इक्वली होगा तो इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली अरेंज्ड है। इसका मतलब जो स्ट्रक्चर होगा वह सिमेट्रिकल होगा। ओके। जैसा कि हम आगे देखेंगे कि इन किन किन ऑर्बिटलों में यानी किन किन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं और किन में नहीं होते हैं। तो पहले हम D0 की बात करें तो D0 में देखेंगे तो D0 में T2G और EG ऑर्बिटल्स हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड दोनों केसों में देखेंगे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इसका जो एग्जांपल होगा टाइटेनियम 2+ कंपाउंड्स के होंगे। टाइटेनियम का सूटेबल एग्जांपल्स है जिसमें वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो कंप्लीटली सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होगी, कंप्लीटली सिमेट्रिकल ज्योमेट्री इसकी होगी। D3 की भी बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड में एक जैसे ही भरे जाएंगे, यानी तीनों इलेक्ट्रॉन T2G में ही जाएंगे। तो ये भी एक तरह का सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। तो ये क्रोमियम थर्ड कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल में सुटेबल होगा। D5 में देखा जाए तो ये वीक फील्ड में पांचों इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली अरेंज्ड होंगे। D5 में ये पांचों इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली अरेंज्ड होंगे। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये सिमेट्रिकली अरेंजमेंट नहीं होंगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में D5 का केस डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करेगा और वीक फील्ड में ये जो होगा वह रेगुलर ज्योमेट्री अरेंज करेगा, यानी डिस्टॉर्शन नहीं होगा। मैग्नीज और आयरन का सुटेबल एग्जांपल्स हैं। D6 केस में भी देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग फील्ड जो होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड जो कॉम्प्लेक्स होगा ये, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में तो ये सिमेट्रिकली अरेंज्ड है तो ये रेगुलर ज्योमेट्री शो करेगा। लेकिन अगर वीक फील्ड की बात करेंगे तो वो सिमेट्रिकली अरेंजमेंट नहीं होगा, तो इस स्थिति में वह डिस्टॉर्शन शो करेगा।
D8 की केस में देखा जाए तो D8 के केस में ये भी एक तरह से सिमेट्रिकली अरेंज, यानी D2 जो है T2G फुल फील्ड है और EG हाफ फील्ड है, तो ये सिमेट्रिकली अरेंज में है। तो वीक फील्ड के केस में D8 में यह रेगुलर ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करेगा, जैसे निकेल 2+ कॉम्प्लेक्स के बनाएंगे। और D10 में जैसा पता है कि ये कंप्लीटली फील्ड है, तो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों के केसों में यह रेगुलर ज्योमेट्री रिप्रेजेंट करेगा। और इसका सुटेबल एग्जांपल है जिंक 2+ कॉम्प्लेक्स। ओके, अब नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट पर अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो है इसमें जैसा कि हमें पता है, अगर ऑल द अरेंजमेंट आर एसिमेट्रिकल्स ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, अगर डी ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स एसिमेट्रिकली अरेंज हैं, रेगुलर नहीं है, एसिमेट्रिकली अरेंज हैं, उस सिचुएशन में लिगेंड्स लिगेंड्स इन द कॉम्प्लेक्स इज मोर अदर, यानी रिपेल द सम लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स इज मोर अदर। तो इस सिचुएशन में जो रिपल्सन्स होगा वह अधिक होगा और ज्योमेट्री क्या होगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। सेकेंड सिचुएशन जो बनता है वह ईजी ऑर्बिटल। तो ईजी ऑर्बिटल जैसे हमें पता है कि ईजी ऑर्बिटल इज एक्सियल ऑर्बिटल्स। इस सिचुएशन में अगर इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा एसिमेट्रिकली तो वहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा। ओके, और थर्ड पॉइंट जो है कि asymmetrically filled T2G orbitals has very small effect on stereochemistry, thus the distortion caused by asymmetrical filling of T2G orbitals is usually too small to measure। यानी जो asymmetrically arrangement T2G ऑर्बिटल में भी होता है, लेकिन इसका इफेक्ट इतना कम होता है कि वो डिस्टॉर्शन के रूप में काउंट नहीं किया जा सकता। ओके, the electron arrangement will be produce a large distortion in shown below। जैसे आगे की चार्ट में अगर हम देखें ये सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, इसमें तो एसिमेट्रिकली अरेंजमेंट इसका देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन D4, तो D4 में अगर देखा जाए तो D4 में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखा जाए T2G में 3 है और EG में 1 है, तो TG में 3 और EG में 1 है और वीक फील्ड केस है। तो ऐसे सिचुएशन में यह एसिमेट्रिकली अरेंज्ड हुआ। क्रोमियम सेकेंड, मैग्नीज थर्ड का सुटेबल एग्जांपल्स हैं। जब एसिमेट्रिकली अरेंज होगा तो जो EG में एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्सियल पर है, तो ये अप्रोच ज़्यादा करेगा तो ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड होगी। इसी प्रकार D7 के केस में देखा जाए तो D7 के केस में तो D7 में T2G कम्प्लीटली फील्ड है, EG में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है EG में है तो ये भी एक्सियल है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड केस में ज़्यादा इफेक्टेड करेगा, यहाँ पे ज्योमेट्री क्या होगी, डिस्टॉर्टेड होगी। इसी प्रकार D9 के केस में देखा जाए तो D9 के केस में जो T2G है कम्प्लीटली फील्ड है, EG है, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर भी। 3 में जैसे पता है EG में दो ऑर्बिटल्स हैं, dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz², तो 2 इलेक्ट्रॉन dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz² में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या dz² में 2 हो और dx² माइनस वाई स्क्वायर में 1 हो। यानी दोनों केसों में आइदर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, दोनों केसों में डिस्टॉर्शन होगा। इसका सुटेबल एग्जांपल जो है वो कॉपर 2+ है। ओके, और दूसरा जो एग्जांपल्स अगर हम देखें, लेट अस कंसीडर कोबाल्ट 2+ कॉम्प्लेक्सेस इन लो स्पिन। लो स्पिन मींस हाई, लो स्पिन स्ट्रॉन्ग फील्ड। There are electronic conformations T2G and EG। T2G and EG अगर इसकी बात की जाए तो T2G और EG के केस में, तो अगर EG में एक इलेक्ट्रॉन है तो dx² माइनस वाई स्क्वायर 0 और EG 1। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, T2G6 और dx² माइनस वाई स्क्वायर 1 और EG dz² 0। यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन इसमें होगा या इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। और T2G6 क्या है, कम्प्लीटली फील्ड है, तो कम्प्लीटली फिट है तो एक तरह से सिमेट्रिकल हुआ। तो सिमेट्रिकल हुआ तो डिस्टॉर्शन किसके कारण होगा, dx² माइनस वाई स्क्वायर या dz², यानी इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा उसी के कारण ज़्यादा इफेक्टेड होगा। नेक्स्ट जो है, तो जैसा कि इस फिगर में रिप्रेजेंट होगा, अगर जेड इलेक्ट्रॉन जेड में है, जेड ऑर्बिटल्स में dz² में है, तो ये जो जेड एक्सिस है दोनों ऊपर भागेंगे, यानी इलांगेटेड होंगे, तो जेड आउट, यानी जेड एक्सिस क्या होगा, आउट हो जाएगा। और ये चार जो लिगेंड्स हैं
ये सेम अपना पोजीशन रखे रहेंगे। तो 4 अपनी पोजीशन पे है और जेड वाला क्या हो गया, बाहर हो गया। तो इसको बोलेंगे जेड आउट डिस्टॉर्शन या इलोंगेटेड डिस्टॉर्शन बोलेंगे। और जेड इन का मतलब क्या होगा, ये 4 जो है यानी ये इलेक्ट्रॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में होगा तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा एक्स एंड वाई एक्सिस पर। तो ये जो है एक्स और वाई एक्सिस पर है, तो एक्स और वाई एक्सिस वाले जो लिगेंड होगी ये इलोंगेटेड होगी यानी ये बाहर हो जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में जेड एक्सिस का जो लिगेंड होगा वह अंदर हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे जेड इन या जेड कंप्रेस डिस्टॉर्शन। और जैसा कि ये पता है कि अगर रेगुलर ज्योमेट्री है तो रेगुलर ज्योमेट्री के केस में जो ग्राउंड स्टेट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा उसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे जो लिगेंड होंगे वह समान रूप से समान डिस्टेंस पर होंगे, तो रेगुलर ज्योमेट्री होगी। ओके, नेक्स्ट जो है इसको बोलेंगे नाउ एनर्जी ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में लोअर सिमेट्री एंड लोअर एनर्जी, जैसा कि आप वह फिगर में रिप्रेजेंट हो रहा है कि अगर सिमेट्री लोअर होगी तो एनर्जी भी लोअर ही होगी। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर हम डिस्टॉर्शन देखें तो डिस्टॉर्शन में अभी हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे D9 के केस में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां होगी, तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा जहां होगी वहां पर जॉन टेलर इफेक्ट मोर इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा और उसी के कारण डिस्टॉर्शन होगा। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ जॉन टेलर इफेक्ट इज लार्जर वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एसोसिएटेड विद द डीजनरेसी सेट ऑर्बिटल्स इन मोर कॉन्सेंट्रेशन। यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहां पर ज़्यादा इफेक्टेड करेगा, उसी के कारण डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कॉपर 2+। कॉपर 2+ में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्री ऑफ copper 2+ D9 इन octahedral complexes इज T2G6 Eg3। तो Eg6 Eg3, तो इन दोनों केसों में जो क्रिस्टल क्रिस्टलाइजेशन एनर्जी फॉर जेड आउट यानी elongated distortion as well as जेड इन यानी compressed distortion। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी elongated इन जेड आउट डिस्टॉर्शन में अगर देखा जाए तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G6 और डी Z²2 और D1 x² माइनस, यानी जो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हुआ इसका Eg3 तीनों इलेक्ट्रॉन का तो DZ² पे, यानी Z² कंप्लीटिव फील्ड और D1 x² माइनस y² पर जो है वह कम है। ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब Z² पर ज़्यादा होगा और dx² माइनस y² पर, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलांगेटेड हो जाएगा। Z² का जो लिगेंड्स होगा वह इलांगेटेड हो जाएगा। तो इलांगेटेड होने की वजह से जो x² माइनस y² के जो ऑर्बिटल्स होंगे पास पास हो जाएंगे, तो इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो x और y एक्सिस वाले एनर्जी लेवल क्या होंगे, वो हाई हो जाएंगे कंपेयर टू जेड एक्सिस वाले। तो जैसा कि इस फिगर में रिप्रेजेंट है, ये 5D जनरेट हैं, ये स्प्लिट होकर के T2G और EG ऑर्बिटल में डिवाइड हो रहे हैं। तब पुनः फिर T2G डिवाइड हो रहा है y और z dy z और dx एक्सिस और x y एक्सिस में। तो जो z एक्सिस यानी यहाँ भी z एक्सिस है और इसमें z एक्सिस में z एक्सिस है, तो ये नीचे आ गए और x और y वाले दूर हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, जेड एक्सिस पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे इसी कारण इलांगेटेड हो गया। इलांगेटेड होने के कारण एक्स और वाई एक्सिस वाले जो लिगेंड और एक्सिस पास पास हो गए, तो पास पास होने के कारण उन्हें रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो उनकी एनर्जी लेवल हाई हो गई। यहाँ पर भी DZ² की एनर्जी लोअर हो गई और DX² माइनस वाई की एनर्जी हाई हो गई। ठीक, अगर एनर्जी डिफरेंस देखा जाए तो इन दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है Δ2 और इनके एनर्जी डिफरेंस जो है Δ1। तो जो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू ऑर्बिटल्स यानी एसिमेट्रिकली फील्ड है, तो इसमें DZ² में 2 और DX² माइनस y² में 1, और इनके बीच का जो डिफरेंस है प्लस हाफ Δ1 और माइनस हाफ Δ1, और इसमें एनर्जी डिफरेंस है प्लस 2/3 Δ2 और माइनस 1/3 Δ2। यानी प्लस और माइनस क्या है,
ये जो सेंटर है, सेंटर के नीचे माइनस होगा और सेंटर के ऊपर प्लस होगा। ये सिमेट्रिकली फील्ड ऑर्बिटल्स है। ओके, इसी के बिहाफ पर हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है कि द ऑर्डर ऑफ एनर्जी द स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल टेट्रागोनल इलांगेटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बिकम्स एज। तो जैसा उसमें रिप्रेजेंट हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन एनर्जी इन 6 इलेक्ट्रॉन T2G से ड्यू टू इज स्प्लिटिंग। अगर इसके स्प्लिटिंग के एनर्जी को चेक किया जाए तो जैसा कि +2/3 डेल्टा 2 इंटू 2, यानी 2 क्या इलेक्ट्रॉन्स, -1/3 डेल्टा 2 इंटू 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन, यानी नीचे वाले में 4 है और ऊपर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऊपर वाला +2/3 और नीचे वाला -1/3। अगर इन दोनों को देखा जाए तो 4/3 डेल्टा 2 और 4/3 डेल्टा 2, यानी टोटल जो रिजल्टेंट हो गया इसका 0। टोटल रिजल्टेंट इसका 0, यानी 0 value indicate that the electron in T2G set neither gain neither loss any stability, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं है। T2G क्या है, सिमेट्रिकल है, कंप्लीट फील्ड है, सिमेट्रिकल है, कोई चेंजेस नहीं आया। इसी प्रकार अगर हम देखें एनर्जी चेंज इन 3 इलेक्ट्रॉन्स इन EG सेट ड्यू टू द स्प्लिटिंग, तो हमें भी यहाँ पर देखा जाएगा कि +12 डेल्टा 1 में 1 इलेक्ट्रॉन, -12 डेल्टा 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ओवरऑल देखा जाए तो -1/2 डेल्टा 1 ये एनर्जी था। ड्यू टू द डिक्रीज इन एनर्जी इक्वल टू हाफ डेल्टा 1 इलेक्ट्रॉन EG सेट गेन स्टेबिलिटी, यानी हाफ डेल्टा 1 एनर्जी गेन बाय EG सेट, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी टोटल जो होगा इसका वह हाफ डेल्टा 1। द एनर्जी हाफ डेल्टा 1 इज कॉल्ड जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसी प्रकार क्रिस्टल फील्ड एनर्जी DZ डिस्टॉर्शन इन कंप्रेस, यानी 2 इलेक्ट्रॉन dx² - y² और dz² में 1 इलेक्ट्रॉन हो, यानी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल चेंज हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो z एक्सिस और y एक्सिस पर जो लिगेंड्स होंगे वह इलोंगेटेड हो जाएंगे, तो जेड एक्सिस का जो लिगेंड्स होगा वो कंप्रेस हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में इनका जो एनर्जी लेवल है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर dx² - y² नीचे आ जाएगा और z² ऊपर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, dx² - y² नीचे हो जाएगा और dxz और yz क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। और एनर्जी क्या होगा, हाफ डेल्टा 1 प्लस और माइनस हाफ डेल्टा 1 ये, और ये +1/3 डेल्टा 2, ये -2/डेल्टा 3। इसके बिहाफ पर अगर हम एनर्जी को कैलकुलेट करें तो देखेंगे कि चेंज इन एनर्जी इन 6 इलेक्ट्रॉन T2G सेट इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। तो 0 वैल्यू इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट नाइदर गेन नाइदर लॉस एनी स्टेबिलिटी, यानी T2G कॉम्पिटिटिव फील्ड नाइदर गेन और नाइदर लॉस की सिचुएशन में है। उसी प्रकार दूसरी T2G सेट में देखा जाए तो यहाँ पर भी जो एनर्जी हमें मिल रही है -12 डेल्टा 1, तो उस यहाँ पर भी सिचुएशन क्या है कि हाफ डेल्टा 1 इलेक्ट्रॉनिक EG सेट गेन स्टेबिलिटी, एंड टोटल क्रिस्टल एनर्जी इज हाफ डेल्टा 1, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी। तो -12 डेल्टा 1, तो दोनों केसों में देखा अगर हम इलांगेटेड और कम, जैसा कि उपरोक्त दोनों केसों में हमने देखा कि जेड इन और जेड आउट के केसों में एनर्जी है वह हाफ डेल्टा बना रही है, यानी एनर्जी क्या है, दोनों केसों में सेम है। इसके बिहाफ पर जॉन टेलर इफेक्ट कैन नॉट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टॉर्शन, यानी इसके यहाँ पर कैन नॉट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं बता सकता कि कंप्रेस वाला होगा कि इलांगेटेड वाला होगा। ठीक, लेकिन मोस्टली केसों में जेड आउट यानी इलांगेटेड वाला ही डोमिनेट कर रहा है। दूसरी सिचुएशन ये है कि इट मे बी डिपेंड द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द डी इलेक्ट्रॉन्स एंड लिगेंड्स। लिगेंड्स और इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सिव फोर्स हो रहा है वह ये प्रेफर कर रहा है कि z² ऑर्बिटल इज मोर देन dx² - y² ड्यू टू द लेसर नंबर ऑफ लिगेंड्स इट विल रिपेल विथ। ओके, यानी z² को ज्यादा प्रेफर कर रहा है, इसलिए इलांगेटेड वाला ज्यादा सुटेबल है। Moreover, when the Z in distortion occur, when the
occur, one can also view in terms of equatorial elongation, while the Z out will means the weakness of the two axial metal ligand bond. In other words, it is easier to weaken and to bond rather the stretch of four metals ligand bonds. ठीक है, यानी जहां तक इसका भी कहने का मतलब है कि वह इलोंगेशन वाला ही पॉसिबल है, आपके कंप्रेशन वाला कम पॉसिबल है। ठीक, इसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं यानी कि एग्जाम्पल एबव सो, यानी जो आपने एग्जाम्पल्स देखा उसके बिहाफ पर एक कहा जा सकता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कि एनी नॉन लीनियर मॉलिक्यूलर सिस्टम इन ए डीजनरेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट विल बी अनस्टेबल and will undergo some sort of distortion to lower its symmetry and remove the degeneracy. Okay, यानी जॉन टेलर जहां पर भी जॉन टेलर की इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी अगर डिस्टर्ब होती है तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अकर होगा। ठीक, इसके बिहाफ पर ये आपको रिप्रेजेंट हो रहा है जॉन टेलर मेटल्स। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।